जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की जो नदियाँ बची थी बाकी अन्य नदियाँ पढ़ेंगे। देखते हैं, हमने मैप बनाया है। जिस जिन नदियों को हमें पढ़ना है उनको मैंने मैप के द्वारा दर्शाया है। बाकी नदियाँ जो पढ़ चुकी हैं उनको नहीं लिखा है। तो हम सबसे पहले नदी देखते हैं। चंबल पहले हम पढ़ चुके हैं। हम इसके बाद सबसे पहली नदी देखते हैं काली सिंध। मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। काली सिंध नदी देखते हैं। काली सिंध देखते हैं। इस काली सिंध नदी का उद्गम काली सिंध नदी का उद्गम होता है दोस्तों देवास के बंगाली गांव से। देवास के बागली बोल दो या बंगाली गांव बोल सकते हैं। बागली गांव से निकलती है और अंत देखते हैं दोस्तों। काली सिंध यहाँ से बहती हुई तो इधर राजस्थान है दोस्तों, तो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान से होती हुई कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। होती हुई कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा चंबल नदी ये है, यहाँ से बहती हुई चंबल नदी है। देवास के बंगाली गांव से निकलती है। अंत कहाँ हो जाता है? अंत राजस्थान के कोटा। अंत हो जाता है चंबल नदी में। कोटा राजस्थान चंबल नदी में हो जाता है। कोटा राजस्थान में। और यह मध्य प्रदेश के शाजापुर राजगढ़ से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में कोटा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। और लंबाई देखते हैं। इस नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर है दोस्तों। अगली नदी देखते हैं। सोनकच्छ देवास इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली नदी पार्वती नदी देखते हैं दोस्तों। अगली नदी देखते हैं पार्वती। पार्वती नदी देखेंगे दोस्तों। पार्वती नदी देखते हैं। इस नदी का उद्गम छोटी छोटी नदियां हैं। इस नदी का उद्गम हमारे सीहोर जिले से होता है। कहाँ से होता है? सीहोर जिले से होता है। कहाँ से होता है? सीहोर जिले से होता है। अंत जी हाँ दोस्तों, पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है और कोटा राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में कहाँ मिल जाती है? कोटा राजस्थान में मिल जाती है। इसके बाद हम अगली नदी देखते हैं दोस्तों। सिंध नदी। सिंध नदी देखेंगे। सिंध नदी विदिशा के सिरोंज नामक तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है सिंध नदी? यहाँ विदिशा है। विदिशा के सिरोंज नामक स्थान है और यहाँ से सिंध नदी निकलती है। विदिशा के
के सिरोंज तहसील विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से निकलती है और अंत देखते हैं सिंध नदी यहाँ से निकलती है और पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश। देखिए इधर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, हमने चंबल नदी पर देखा था, तो चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश के पास मिल जाती है। तो सिंध नदी भी देखिए यहाँ से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इटावा है, यहीं पे इटावा से थोड़े आगे तो हम लिख सकते हैं सिंध नदी का अंत चंबल नदी में हो जाता है। चंबल नदी में हो जाता है कहाँ? इटावा उत्तर प्रदेश में। इस नदी की लंबाई देखते हैं, लंबाई 470 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। सिंध नदी, अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी गुना जिले को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक पॉइंट और है, सिंध नदी पर शिवपुरी में अटल सागर या मणिखेड़ा बांध बना हुआ है। इसके बाद अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है हमारे दोस्तों धसान नदी। धसान नदी देखते हैं दोस्तों। बेतवा नदी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अब नहीं पढ़ेंगे। धसान नदी देखते हैं। धसान नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? धसान नदी का उद्गम रायसेन से होता है। रायसेन से होता है और अंत बेतवा नदी में हो जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगली नदी देखते हैं कैन नदी। यहाँ से निकलती थी धसान और कहाँ मिल जाती है? यहाँ से बहती हुई उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली नदी हमारी दोस्तों, अगली नदी है कैन नदी। अगली नदी देखते हैं दोस्तों कैन नदी। कैन नदी हमारी कैन नदी का उद्गम कटनी की कैन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील से होता है, या फिर हम कह सकते हैं विंध्याचल के भाड़ेर श्रेणी या कैमूर श्रेणी से निकलती है। कैमूर श्रेणी से निकलती है
अंत देखते हैं, इस नदी का अंत। इसके बाद यहाँ से बहती हुई छतरपुर में प्रवेश कर जाती है। छतरपुर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद इधर घना जंगल है और घने जंगलों को अपने साथ लेते हुए कहाँ मिल जाती है, अंत देखते हैं। अंत कहाँ हो जाता है, देखिए यहाँ से निकलती है और यह छतरपुर में पहुंच जाती है और छतरपुर से जब घने जंगलों को लेते हुए कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में। यमुना नदी में मिल जाती है और कहाँ मिलती है दोस्तों, चिल्ला गांव। चिल्ला गांव उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना नदी में। इस नदी की लंबाई देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नदी की लंबाई है, इस नदी की लंबाई 427 किलोमीटर है। एक पॉइंट और है, केन नदी है वो घड़ियाल परियोजना। केन नदी पर कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है पन्ना के घने जंगलों में। केन नदी पर घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ, पन्ना के जंगलों में। इसके बाद देखते हैं केन नदी की सहायक नदी रनगवा। एक केन नदी की सहायक नदी है दोस्तों, केन नदी की सहायक नदी है, केन नदी की सहायक नदी है रनगवा। रनगवा नदी है, तो रनगवा नदी पे दोस्तों एक बांध बना हुआ है। रनगवा नदी पर रनगवा बांध बना हुआ है। रनगवा बांध बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है रनगवा। रनगवा नदी पर क्या बना हुआ है, एक रनगवा बांध बना हुआ है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, अगली नदी हमारी दोस्तों टोंस नदी। टोंस नदी देखेंगे, टोंस नदी हमारी कहां से निकलती है, यहां से निकलती है दोस्तों। टोंस नदी कैमूर श्रेणी के, हम लिख सकते हैं कैमूर श्रेणी के मेहर, सतना से निकलती है। मेहर सतना से निकलती है। मेहर सतना से निकलती है और अंत कहाँ हो जाता है दोस्तों, और ये भी हम लिख सकते हैं मेहर सतना के पास कैमूर श्रेणी के एक जगह है, कौन सा कुंड, तमसा कुंड। हम इधर से लिख सकते हैं कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से निकलती है। कहां से, तमसा कुंड है, यहां से निकलती है और सतना जिला पड़ता है। मेहर सतना, यहाँ पर एक मां शारदा का मंदिर है मेहर में।
अगला देखते हैं, अंत हो जाता है दोस्तों, इस नदी का अंत इलाहाबाद के पास गंगा नदी में हो जाता है। इस नदी का अंत कहाँ हो जाता है दोस्तों? गंगा नदी में हो जाता है, इलाहाबाद के पास। अगली नदी देखते हैं, इस नदी की लंबाई मान सकते हैं 320 किलोमीटर है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, अगली नदी हमारी बीहड़ नदी। बीहड़ नदी दोस्तों, बीहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ रीवा का पठार है, यहाँ से होता है उद्गम, रीवा के पठार से होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रीवा के पठार से होता है। अंत दोस्तों, आप देख सकते हो टोंस बीहड़ नदी कहाँ मिल जाती है? टोंस नदी में मिल जाती है। बीहड़ नदी कहाँ में मिल जाती है? टोंस नदी में। अंत हो जाता है इसका टोंस नदी में। अंत कहाँ हो जाता है? टोंस नदी में। टोंस नदी में अंत हो जाता है। और एक पॉइंट और देखते हैं, बीहड़ नदी पर एक चचाई जलप्रपात है। चचाई जल प्रपात है, जो कहाँ बना हुआ है? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ है? रीवा में है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 130 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर है। अगर फुट में पूछी जाए तो 430 फीट है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, इस नदी पर बहुत सारे जलप्रपात हैं। बीहड़ नदी पर बहुटी जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर है। ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद बीहड़ नदी पूर्वा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। चचाई जलप्रपात को एक पॉइंट और देखते हैं, चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के नाम से, नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। चचाई जलप्रपात को भारत का नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। अगली नदी देखते हैं दोस्तों, अगली नदी है हमारी दोस्तों बैनगंगा। बैनगंगा नदी देखते हैं, बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। अब हमारी बीहड़ नदी भी हो गई है दोस्तों। अब हमारे देखते हैं, इधर आ जाते हैं, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां देखते हैं। बैनगंगा नदी का उद्गम
वैनगंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों सिवनी के पारस बाड़ा पठार से, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से होता है और महाराष्ट्र जिले में प्रवेश कर जाती है और यह नदी का अंत, इस नदी का अंत कहाँ हो जाता है? वैनगंगा नदी, इस नदी का अंत इसके बाद देखते हैं इस नदी का अंत कहाँ हो जाता है? वर्धा नदी में हो जाता है। इसके बाद वैनगंगा नदी सिवनी में भीमगढ़, वैनगंगा नदी पर सिवनी में भीमगढ़ बांध बना हुआ है दोस्तों, भीमगढ़ बांध बना है। अगली नदी देखते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं। जो भीमगढ़ बांध है सिवनी में, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जी हाँ दोस्तों, वैनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से होता है और सिवनी में इस नदी पर भीमगढ़ बांध बना है और यह मिट्टी का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है। इसके बाद अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है दोस्तों हमारी पेंच नदी। अगली नदी है दोस्तों हमारी पेंच नदी। पेंच नदी सिवनी के छिंदवाड़ा, पेंच नदी का उद्गम होता है, उद्गम छिंदवाड़ा से। पेंच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छिंदवाड़ा से। और अंत कहाँ हो जाता है? देखिए अंत कहाँ हो जाता है? वैनगंगा नदी में हो जाता है। वैनगंगा नदी में हो जाता है। यह एक ऐसी नदी है जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद देखते हैं अगली नदी, वर्धा नदी। वर्धा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, वर्धा नदी का उद्गम वर्धन शिखर बैतूल से, वर्धन शिखर बैतूल से इस नदी का उद्गम होता है और अंत कहाँ हो जाता है?
वरी नदी में महाराष्ट्र में मिल जाती है, गोदावरी में। इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट देखते हैं, बैनगंगा प्लस वर्धा, बैनगंगा और वर्धा नदी के मिलने, बैनगंगा और वर्धा नदी मिलती हैं तो बैनगंगा नदी का नाम प्रवाहिता के नाम से जाना जाता है। और अंत कहाँ हो जाता है दोस्तों? गोदावरी में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? गोदावरी नदी में हो जाता है। इधर बाद में सजी नदी मिल जाती हैं महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। बैनगंगा और वर्धा मिलती हैं तो इस बैनगंगा नदी को क्या नाम जाना जाता है? प्रवाहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं शक्कर नदी रही हमारी। जितनी भी किचन का सामान है, जैसे दूधी हुई, शक्कर हुई, लूनी हुई, तो जे दूधी, शक्कर, हथनी, तो जिस नर्मदा नदी की सहायक नदी में जितने भी किचन का सामान होता है या किचन के काम में आने वाला है, आती हैं, वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। इसके बाद देखते हैं शक्कर नदी। शक्कर नदी दोस्तों हमारी निकलती है छिंदवाड़ा से उद्गम होता है और अंत नर्मदा नदी में हो जाता है। अगली नदी देखते हैं माही नदी। माही नदी हमारी निकलती है सरदारपुर धार से। माही नदी हमने लिखा नहीं लेकिन बता देते हैं। माही नदी का उद्गम सरदारपुर धार से होता है और अंत दोस्तों अंत हो जाता है इस नदी का नर्मदा नदी में, सरदारपुर धार से निकलती है और अंत इस नदी का खंभात की खाड़ी में हो जाता है कि खंभात की खाड़ी में हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं केन बेतवा, एक लिंक परियोजना हम पढ़ेंगे आगे। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली परियोजना है। ये परियोजना क्यों बनाई गई दोस्तों? जो बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ सूखा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए बेतवा और केन, सबसे पहले बेतवा और केन को जोड़ा जाएगा और इसके द्वारा इधर बुंदेलखंड क्षेत्रों से सिंचित किया जाएगा दोस्तों। बात और जो भी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अपन, जैसे नदियों के किनारे बसे शहर, जलप्रपात,